Complete pessimism in Indian market from last September and actually September, October, November, December 4 months से completely market is in downtrend और इतनी गिर रही है मार्केट और वॉलेटिलिटी डे बाय डे बढ़ रही है। तो सबके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये कब तक चलता रहेगा। ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो इज इन रेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, जो भी हो, सबके लिए एक मेजर इश्यू हो गया है और सबके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि SIP बंद कर दे क्या, म्यूचुअल फंड के एनिमीज डाउन होते जा रहे हैं। तो इतना खराब माहौल है और हर रोज FIIs की सेलिंग बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे माहौल में क्या करें, सबको चिंता सताई जा रही है। ऐसे में फ्राइडे को भी हमने देखा कि US मार्केट में भी काफ़ी डाउनफॉल्स शुरू हो गया। तो अब तो मंडे से हमको ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट भी होगा। तो ऐसे माहौल में क्या करें, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ट्रेडर्स। आज मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतने इंपॉर्टेंट डेटा आज मुझे एक्चुअली थोड़े इंटरनेट से ही मिले हैं और मैं क्रेडिट देना चाहूँगी मिस्टर गुरमीत चड्ढा को। उनका ही मैंने एक पॉडकास्ट देखा था और उसमें से मुझे कुछ अच्छी चीज़ें, डेटा अच्छे मिले हैं मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और हमारा जो ऑप्टिमिज्म है वो एक्चुअली खुल जाएगा ये पूरा वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मार्केट इज सीइंग द साइजेबल करेक्शन नाउ एंड एक्चुअली क्या है कि ये करेक्शन उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है जिन्होंने अभी तक इतना करेक्शन देखा ही नहीं है, जिनकी एंट्री स्टॉक मार्केट में कोविड के बाद से हुई है, उन्होंने तो इतना साइजेबल करेक्शन देखा ही नहीं है। दे वर कंप्लीटली इन द बुल रन। सो ये करेक्शन एक्चुअली मार्केट के लिए कोई नई बात नहीं है। एवरी ईयर मार्केट इज गिविंग यू 10% करेक्शन एवरी 2 to 3। ये मेरे डेटा नहीं है, डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है वो मेरे पास इंटरनेट में से अवेलेबल है ये डेटा। एवरी 2 to 3 years मार्केट इज गिविंग यू साइजेबल करेक्शन ऑफ 20 to 25%। एंड ये जो ट्रेंड है वो कोई नया नहीं है। फ्रॉम लास्ट 40 years दिस इज हैपनिंग, ओनली द नेम इज चेंजिंग, द रीजन फॉर करेक्शन इज चेंजिंग। एक बार .com बबल आ गया, देन उसके पहले कारगिल वॉर आ गया था, 2008 में लेमन क्राइसिस आ गया, देन 2015 में डिमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम था, फिर 2018 में GST का इशू था, 2020 में कोविड आ गया, 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर आ गया। तो ये सब चलता ही रहता है और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और ये जो करेक्शन आ रहा है बेसिकली दैट इज मेनली FIIs का सेलिंग प्रेशर है, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू चेंजेस इन द सम रूल्स बाय द गवर्नमेंट। तो वो रूल्स का भी इफेक्ट है और मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही थी उसकी भी कोई थोड़ी बहुत इफेक्ट थी। तो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है, बट देन ऑल्सो वी ऑल वांट टू अर्न इन द मार्केट। तो वैसे तो मार्केट ये सब चीज़ से बाहर निकल के अगर आप एवरी ईयर के रिटर्न भी देखोगे तो रिटर्न भी यू आर गेटिंग अराउंड 14 to 15%। तो नॉर्मली अगर आप कोई एडवाइजर के पास भी नहीं जाओगे देन ऑल्सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग सिंपली तो 12 से 13% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। पर अगर आपको 20-25% रिटर्न अर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ सच क्राइसिस। ये क्राइसिस जो मिलता है उसका बेस्ट एडवांटेज उठाना है, और वही एडवांटेज जो क्राइसिस में जो कोई बाय करता है, रियल जो ग्रोथ और रियल पोटेंशियल, रिटर्न का पोटेंशियल जिनको मिलता है वो वही लकी पर्सन होते हैं। जिन्होंने आप सोचिए कोविड में जिन्होंने 7,500 में वो ऐसा तब प्रॉब्लम था कि स्टॉक, जब कोई भी स्टॉक कागज के जैसे बिक रहा था, मतलब नोबडी वाज रेडी टू बाय, और जिन्होंने तब बाय किया था दे आर एक्चुअली नॉट लूजिंग टिल नाउ ऑल्सो। ये इतना करेक्शन आने के बाद भी दे आर प्रॉफिटेबल। तो यही चीज हमको करनी है, पर वो चीज खत्म होने के बाद नहीं, जब क्राइसिस चलती हो तब ही आपको उसका एडवांटेज उठाना है। तो कैसे एडवांटेज उठाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
आज मैं एक मिस्टर गुरमीत चड्ढा का वो पॉडकास्ट देख रही थी और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि एवरी 10 years यस निफ्टी बिकम्स सेंसेक्स। तो वो डेटा क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली उन्होंने बताया था कि इन 2003 निफ्टी वॉज एट अराउंड 2000 and Sensex was at 6,000, right? Then that was the time of Manmohan Singh government, and when Modi government came into existence in 2014, Sensex का जो रेट था वो निफ्टी बन गया। That is Sensex became Nifty became 6,000 and Sensex became 25,000. Again in 2024, Nifty was at 25,000 before few months. And Sensex was around 85,000. Okay, so now in 2034 ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि in 2034 if Nifty what can be the level of Nifty? तो मैंने वो जो बताया कि Sensex Nifty बन जाता है, तो in 2034 there are more chances कि Nifty also can become touch the level of 85,000. So ये एक पूरा बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स है एक्चुअली ये। पर अगर मैं आपको अभी बोलूँगी कि ये हो सकता है तो एक्चुअली हमको विश्वास नहीं आएगा। पर अभी और कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे आपको ये क्राइसिस में उसका बेस्ट एडवांटेज उठाना है। तो विल आई विल टच दैट पॉइंट्स नाउ। और जो ये क्वेश्चन है कि क्या इस बार भी सेम रिपीट हो सकता है कि निफ्टी 85,000 2034 में बन सकती है, तो उसका क्वेश्चन और उसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी बेसिकली। तो ये इकोनॉमी 2029 में गवर्नमेंट बता रही है कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, जो कि अभी $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। And we are we are the savers economy. Basically we all save money. 20% हमारे इंडियन लोगों का जो अर्निंग है वो 20% सेविंग में जाता है। तो अगर $2 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाती है, तो अभी जो $25 बिलियन का सेविंग होता है और जो मार्केट में आता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड एंड SIP, वो हो जाएगा अबाउट $200 बिलियन। तो 8 टाइम्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इतना पैसा मार्केट में आएगा, और हम लोग देखते ही हैं कि DIIs आर कंटिन्यूअसली बाइंग, पैसे तो मार्केट में आ ही रहे हैं। तो अगर ये सब पैसे मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली देर आर मोर चांसेस कि मार्केट डेफिनेटली इट कैन टच इट हैज़ प्रोबेबिलिटी टू टच 85,000 in 2034 will hope for the best। पर इसके लिए आज हमको क्या करना है, वी डोंट वांट टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। तो हमें क्या करना है वो तो जो भी है, पर ये इस तरह से मैंने आपके लिए एक ऑप्टिमिज्म भरी है कि मार्केट में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, बिकॉज बिहेवियर एक्चुअली डिसाइड्स हाउ वी अर्न इन द मार्केट। अवर बिहेवियर, अभी सबके इमोशंस क्या है, जो है वो भी बेच दो, अभी क्या पता मार्केट कहाँ पे जाएगा, कितना लॉस करके जाएंगे हम लोग। पर यू नो ऑल दिस थिंग्स आर द नॉशनल लॉस। मैं ये ट्रेडर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए बता रही हूँ। जो भी आपका पोर्टफोलियो का लॉस है वो नॉशनल लॉस है। अभी टाइटली होल्ड योर पोर्टफोलियो। ऑफ कोर्स कोई स्टॉक ऐसे है जो स्टॉक्स में अभी कोई कैसे स्टॉक होने चाहिए एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो में, वो भी मैं बताऊंगी। पर ऐसे कोई स्टॉक्स है जो एक्चुअली नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स है तो उसको तो निकाल देना चाहिए। पर जो स्टॉक्स परफेक्ट है, कैसे परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है, दैट आई एम गोइंग टू टच। तो वो स्टॉक आप टाइटली होल्ड करिए अपने मार्केट में। मार्केट में तेज़ी मंदी तो आती रहती है, दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। तो इन्वेस्टर्स को तो एक्चुअली अगर इफ दे हैव द लिक्विडिटी दे शुड इन्फ्यूज द लिक्विडिटी। इट इज द टाइम फॉर दैट टू एंटर द मार्केट। स्लोली आपको अक्यूमुलेट ही करना है, क्योंकि मार्केट में ये नेगेटिविटी है, ज़्यादा दिन टिकती ही नहीं है। एक्चुअली हमने 2008 में भी देखा था, 60% मार्केट क्रैश होने के बाद विद इन 7 months मार्केट ऊपर आ गया था। कोविड के बाद
4 to 5 मंथ्स में मार्केट वॉज एट अराउंड 11,000 फ्रॉम 7,500. तो ये तो आ ही जाएगा. एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू रिग्रेट कि मार्केट इतना ऊपर आ गया और हमने कुछ बाई नहीं किया, एंड देन यू विल ट्राई टू चेज द मार्केट. सो अगर आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, तो selectively try to make the portfolio a very good portfolio which can give you very good return. You should beat the return of Nifty at the end of the year, so you should be getting at least 20 to 25%, but that will only happen if you are buying in this crisis, and that is the only thing. You have the knowledge. ये दो तीन तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. पहले तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, डायरेक्टली गो टू द म्यूचुअल फंड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आपकी SIP कंटिन्यूज है तो वो SIP को भी बंद मत करिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली इंक्रीज योर SIP. एंड थर्ड थिंग कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, नॉलेज है और आपके पास ट्रैक करने का टाइम है कंपनीज को, तो ट्राई टू सिलेक्ट द बेस्ट कंपनीज. और वो कंपनीज कैसी होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटली 3 चीज़ें मैं बताऊंगी आपको कि उसका सेल्स टॉप लाइन कंटिन्यूसली वो 25% ग्रो होना चाहिए, कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज होना चाहिए. योर प्रॉफिट दैट इज योर बॉटम लाइन, इट शुड ऑल्सो इंक्रीज कंटिन्यूसली, and it should give you CAGR return of 20 to 25%. And third thing, आपका मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए. मार्जिन शुड इंक्रीज, प्रॉफिट मार्जिन शुड इंक्रीज. तो यही चीज़, ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें. एंड ट्राई टू सिलेक्टिवली सिलेक्ट द सेक्टर्स. आप ध्यान रखें कि कौन से सेक्टर्स में आपको जाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए. See, first of all you have to identify those kind of stocks. जो सेक्टर्स आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से सेक्टर्स एक्चुअली ये खराब मार्केट में भी टिक सकते हैं. तो पहले तो मैं बताऊंगी कौन से बिजनेस. तो एक्सचेंज का बिजनेस, दैट इज़ द बेस्ट बिजनेस. एक्चुअली सालों साल एक्सचेंज का बिजनेस तो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, प्रॉफिट उसका बढ़ता ही रहेगा. तो मैं 3 स्टॉक बेसिकली बताना चाहूँगी. BSE, CDSL एंड MCX. NSE तो अभी लिस्ट नहीं हुआ है, तो सॉरी फॉर दैट. पर BSE, MCX एंड CDSL, ये तीनों को आप अक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए. सेकेंडली, डिफेंस स्टॉक्स. डिफेंस स्टॉक्स आर द हॉट फेवरेट सेक्टर. एक्चुअली दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में इतना वॉर कंडीशंस चल रही है, तो सबकी जो वॉर की जो भी इन्वेंट्री है, डिफेंस की इन्वेंट्री सबकी कम होती जा रही है. वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद की सबसे लोवेस्ट इन्वेंट्री है. तो डिफेंस स्टॉक्स सभी चलेंगे. एंड एक्चुअली वी आर एक्सपोर्टिंग बिजनेस, एंड बजट भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो डिफेंस स्टॉक्स के लिए भी लेके आएगी. तो डिफेंस स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिए. तो उसमें आ गया हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. ये 2 स्टॉक. इवन भारत डायनामिक्स, BDL, मजगांव डॉक एंड कोचिन शिपयार्ड. तो ये 5 स्टॉक्स है जो दिस आर द हॉट फेवरेट स्टॉक्स फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स. उसके डिटेल में फंडामेंटल्स थोड़ा चेक करिए. और एक चीज़ तो अभी इतनी अच्छी है कि अभी जो यूफोरिया और फ्रोथ था वो सभी स्टॉक्स में कम होता जा रहा है, और वैल्यूएशंस भी काफ़ी आपको सस्ते मिल रहे हैं. तो अच्छे वैल्यूएशंस पे अच्छे स्टॉक्स. सो अच्छे वैल्यूएशन वाले, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स खराब टाइम में सेलेक्ट करने का ये सही वक्त है. So that you have to keep in the mind. And one more is FMCG sector, that is Hindustan Unilever, Nestle, then Tata Consumers, Godrej Consumers. ये सब FMCG stocks है. They are all time favorite for all. Even ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो काफ़ी टाइम के बाद चलना शुरू किया है. तो ये चीज़ है. और हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड एशियन पेंट्स बेसिकली वो तो वैल्यूएशन वाइज भी इतना सस्ता मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक्स हैं. तो टेक्निकली तो मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगी, पर ये आपके साथ मुझे आज बात करनी थी. और बिल्कुल मत घबराइए. बहुत टाइम पहले, बिफोर आफ्टर 2008 रिलायंस 7-8 साल चला नहीं था, पर बाद में आपने देखा कैसी मूव आ गई. हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नहीं चल रहा था. सो एवरीथिंग डज नॉट मूव कंटिन्यूअसली, पर वो जब चलेगा तब पूरा एक्सपोनेंशियल वे से चलेगा. और जब भी स्मार्ट मनी का अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो फिर कंसोलिडेशन में से बाहर
बाहर आके फिर चलने लगेगा। सो फंडामेंटल्स आप चेक करिए। वैल्यूएशन में तो आई बैट कि सबके वैल्यूएशन में ग्रोथ निकल गया है अभी। टेक्निकली अगर आपको पता चलता है तो टेक्निकल एंट्री ढूंढने की कोशिश करिए। एंड इफ यू डोंट नो द टेक्निकल कंडीशंस देन ट्राई टू बाय इन पार्ट्स, थोड़े थोड़े पार्ट्स में बाय करिए और बिल्कुल टेंशन मत करिए। ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए वो स्टॉक्स परफेक्टली बाय करने की जगह है। तो अक्यूमुलेट द स्टॉक एंड कमिंग डेज में, नेक्स्ट ईयर में आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, ये मैं विशेस करती हूँ। तो फॉलो करिए और देखिए आप अपने आप से, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये मेरा एक ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, माय नॉलेज एंड वॉटेवर मैं जो भी देखती हूँ अभी पूरा एरिया, आई मीन पूरा जो एटमॉस्फेयर सबका जो पेसिमिज्म थी वो मैं थोड़ा कम करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो होप फॉर द बेस्ट, गुड बाय।